सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम भी अपने ज़ोरों पर जा रही है। मुस्लिम लीग नून वहाँ पर मौजूद है, बड़ी ज़ोरदार कैंपेन वहाँ पर चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद है, वो कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन जल्दी वो इस कैंपेन को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो वफाकी वज़रा मैदान में मुराद सईद वहाँ पर हमें जोशीले खिताब करते दिखाई देते हैं। अली अमीन गंडापुर कुछ मुतनाज़ बातें वहाँ पर करते दिखाई देते हैं। और ये इंतखाबी मुहिम चल रही है इलेक्शन की, लेकिन तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रही हैं, एक दूसरे पर भारत से दोस्ती के इल्ज़ामात लगा रही हैं। मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि कश्मीर को फ़रोख्त किया गया और इमरान खान कश्मीर फ़रोश हैं। अब ज़ाहिर है उनका ये इल्ज़ाम अपनी जगह पर मौजूद है। इस इल्ज़ाम की उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस हद तक ये ऑथेंटिक बात है, और इससे पहले उन्होंने 2 साल के दरमियान में क्यों नहीं की, और ये उन्हें इलेक्शन कैंपेन के दरमियान ही क्यों याद आई, ये हम नून लीग से पूछेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जब वहाँ पर खिताबात कर रहे थे तो उस खिताब में उन्होंने कई बार नारा लगाया कि नवाज़ शरीफ मोदी के यार हैं, उनके यहाँ शादियों में भारत से मेहमान आते रहे हैं, बगैर वीज़ों के आते रहे, तो ये बराह रास्त नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़ाहिर रिएक्शन भी आया। तो ये 3 सियासी जमातें इस वक्त बड़ी मुल्क की वहाँ पर मौजूद है मैदान में, और तीनों एक ट्रायंगल की सूरत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। पहली जमात दूसरी पर, दूसरी तीसरी पर, तीसरी फिर पहली पर इल्ज़ामात लगा रही है। अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या ये मुनासिब इलेक्शन कैंपेन है? इस इलेक्शन कैंपेन में इस तरह से ये गद्दारी के इल्ज़ामात लगने चाहिए? ये कल्चर पाकिस्तान से कब खत्म होगा? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इल्ज़ाम किसके सर धरें बुखारी साहब? ये तीनों ही जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी ने किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, नून लीग की जानिब से भी इल्ज़ामात आ रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब तो फिर जब वो गुफ्तगू करते हैं तमाम हदें ही पार कर देते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी बात की वो हुकूमतों की कारकर्दगी की भी बात की, साबका हुकूमतों की भी और मौजूदा हुकूमतों की भी। और मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह जो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया हुआ है, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर कॉज के लिए बड़ा ओपन उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहा, और मैं समझता हूँ कि अभी जो कैंपेन है उसमें तहजीब के दायरे में रहते हुए कैंपेन होनी चाहिए, महज़ब तरीके से। सियासत ये सिखाती है, जमहूरियत ये सिखाती है, लेकिन जो रवैया इन्होंने जो नए सियासतदान बने हैं और जिनके पास ना तो कॉम्पिटेंस है ना ही एक्सपीरियंस है, जिनसे ना हुकूमत चल रही है, और वो सिर्फ इन बयानबाजियों पे ही गुजारा कर रहे हैं, ना उनसे इकोनॉमी समझ सकी, ना उनसे फॉरेन रिलेशन समझ सके, ना ही उनसे मुल्क के दाखिली मामला गुजर सके। और जिस अंदाज से ये पैसे डिश आउट कर रहे थे, जिस तरह वो एक वीडियो भी वायरल हो गई जहाँ पे ये पैसे रिक्सिंग कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की, हम चाहते भी हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वफाक की हुकूमत गुजरा बतौर वजीर और वफाक के नुमाइंदे होके वहाँ पे डेवलपमेंट की स्कीमें करेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और जॉब्स ऑफर करेंगे, तो फिर तो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का, उसको इस बात का नोटिस देना चाहिए। और जैसे आप देखें पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, उस कोड ऑफ कंडक्ट में क्योंकि हमारे इधर केयर टेकर सिस्टम आ जाता है, लेकिन उधर आज़ाद कश्मीर का जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है केयर टेकर सिस्टम नहीं, लेकिन वहाँ पे इंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का काम है। हम तवक्को करते हैं कि ये जो धांधली के प्री पोलिंग रिगिंग के जो इक़दामात किए गए ना, उसको रोके वो। सही, लेकिन बुखारी साहब ज़ाहिर है ये सिर्फ बात हुकूमत की जानिब से तो नहीं की जा रही। आपने कहा पीपल्स पार्टी से माजी की हुकूमतों के बारे में बात कर रही है, लेकिन बिलावल साहब के वो जुमले मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक थे कि उनकी शादियों में भारत से मेहमान आए हैं, बगैर वीज़ों के मेहमान आए।
इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में जब वो कैंपेन भी कर रहे हैं तो वो मोदी का यार नवाज शरीफ के नारे भी लगा रहे हैं और वहाँ पर मौजूद क्राउड से भी लगवा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर और जिस तरह मरियम नवाज़ बात कर रही हैं उसी तरह की बात बिलावल साहब भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बात तो हो रही है, पीपल्स पार्टी को आप इस सिलसिले में क्लीन चिट तो नहीं दे सकते? देखिए, बात यह है कि या तो हकायक से मुख्तलिफ बात की हो तो फिर तो बात है, क्या ये हकीकत नहीं है कि उनके ज़ाती जो फंक्शन थे, फैमिली फंक्शन हैं, उनमें भारत की आदत आती रही या आई भी है। और फिर या तो है ना कि यही ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ बात की हो, या तो इल्ज़ाम लगाया हो। इल्ज़ाम तो वो है जो अली अमीन गंडापुर ने लगवाया, जो उसने लगाया, उसको अपने अपने बाप दादा की तारीख को समझना चाहिए कि जो उनके अनायतुल्लाह गंडापुर उनके फैमिली के सरबरा वो भुट्टो साहब में के साथ वो गवर्नमेंट में शरीक रहे। उस वक़्त इस खानदान को भुट्टो साहब गद्दार नज़र नहीं है, आज ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। और भुट्टो साहब ने तो बच्चे कुछ पाकिस्तान को एक नई जिंदगी दी और उस फौज को भी एक ताकतवर फौज बनाया और इस मुल्क को भी एक ताकतवर मुल्क बनाया। तो बिलावल साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की जो हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हो। तो बुग़ाई साहब, ये क्या जोश खिताबत में ऐसा हो जाता है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की, जिस तरह मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की, या फिर जो पार्टी की लीडरशिप होती है ये ऐसे मखसूस मौक़ों पर इस तरह के लोगों की कोई मखसूस तरबियत उनकी जानिब से की जाती है कि जब आपने खिताब करना है तो ये सामने वाले की दुखती रग पे आपने ज़रूर हाथ रखना है? बात दुखती रग की नहीं है, ये जो इनका बदतमीज़ी का इनको जो मेडल मिलता है वो उनका लीडर को देता है। वो खुद ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जो जिसको मजहब या तहजीब के दायरे में आप नहीं कह सकते, तो उनके वज़रा भी ऐसे कुछ करते हैं। और चेयरमैन बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रह के बात करते हैं और हम समझते हैं कि हम इससे पहले भी अपोजिशन में भी रहे और हुकूमतों में भी रहे, लेकिन हमारे वज़रा और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे शिप इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करते हैं। आप खुद कंपैरिजन कर लें तो आज के मौजूदा वज़रा जो हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म है उसका लहजा क्या है और चेयरमैन बिलावल का या यूसुफ गिलानी साहब का या राजा अशरफ का या आसिफ अली जरदारी का या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का, उनका लहजा तो ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये इलेक्शन है, इलेक्शन कुछ दिनों की बात होती है, तलखियाँ नहीं बढ़नी चाहिए और वर्किंग रिलेशन पॉलिटिकल प्रोसेस में ज़रूर सामने रखने चाहिए। सही। अब साहब, मरियम साहबा की जानिब से जो कश्मीर फरोश का लफ्ज़ इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया गया, हुकूमत किसी की भी हो, वज़ीर आज़म कोई भी हो, क्या इस तरह का इस लेवल पर जाकर इल्ज़ाम लगाना कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कश्मीर फ़रोख्त किया है, ये मुनासिब है इस तरह की कैंपेन में इस तरह के जलसे करना और ऐसी बातें करना? ये देखिए, इन्फॉर्मेशन तो खैर उनके पास होगी तो वही डिस्क्लोज कर सकेंगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जुलाई 29 जुलाई या 28 जुलाई के करीब इमरान खान साहब अमेरिका में थे और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये एक मीडिएटर्स बनेंगे अमेरिकन और कश्मीर इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो इस सारे में देखें कि 5-6 दिनों बाद जो इंडिया ने इक़दाम उठाए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, तो इसकी कहीं ना कहीं कड़ियाँ तो मिलती हैं कि किस अंदाज से ये आगे प्रोसेस चला और ये क्यों चला। वरना 70 सालों में ये 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आया और ये जो प्रोविजंस थी उसमें मौजूद थी। आर्टिकल 378 था और जो सेक्शन 35 थी वो स्पेशल स्टेटस था, वो किसी ने रिमूव नहीं किया। तो ये इशारे तो इस किस्म के सामने नज़र आते हैं कि इनकी नाअहली है या इनकी मुशावरत है उसमें या इनकी रजामंदगी है, लेकिन ये चीज़ें तो सामने रख के तो जिन्होंने बयान कर दिया तो उसको कल डिस्क्लोज भी करना चाहिए उनको, अगर उनको सही। और बुग़ाई साहब, ज़ाहिर है जिस तरह कड़ियों से कड़ियाँ इस वक्त अपोजिशन जमातें मिला रही हैं, अभी बिलावल साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, अगर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाती है तो हुकूमत भी इसी तरह कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएगी कि बिलावल साहब कैंपेन छोड़कर अमेरिका गए, वापस आए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई,
तो क्या अमेरिका की मदद से इलेक्शन जीता गया या वहाँ पर कुछ वो इस तरह की चीज़ मदद लेने गए थे? तो फिर ये कड़ियाँ तो इस तरह सिर्फ मफरूज़ात की बुनियाद पे फिर हुकूमत भी मिला सकती है। नहीं, देखें ये कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन किसी के सहारे पे नहीं जीतती, और अवामी कुव्वत की बुनियाद पे वो जीतती है। और अगर ये इंतखाबात में जो हमारी जो कामयाबी थी अवामी हमायत और तायीद की बुनियाद पे। वैसा अभी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है कराची में चंद महीनों पहले, उसमें नून लीग आपके साथ पीडीएम में शरीक थी, उसने आप पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने कादिर मंदुखेल को धांधली करके जितवाया। वो पीडीएम में तो थी नहीं हमारे साथ, पीडीएम तो खत्म हो चुकी है। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त तो पीडीएम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, और हमारा बराह रास्त मुकाबला नून के साथ था। उसमें मिफ्ता इस्माइल उनके कैंडिडेट थे और हमारे मंदोखेल साहब थे, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाया, और वो ही लुक आफ्टर कर रहे थे इलेक्शन के प्रोसेस को। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई धांधली का इल्ज़ाम वहाँ पे लग सकता है। अगर धांधली का इल्ज़ाम इनके पास कोई सबूत था तो फिर डस्का में जब सबूत थे तो इलेक्शन उन्होंने री-पोलिंग करवा दिया, री इलेक्शन करवा दिया। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल होती जैसी डस्का वाली थी तो फिर तो हम कहते धांधली है, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ उधर। तो बगैर साहब अभी ज़ाहिर बिलावल साहब के बगैर ही आज़ाद कश्मीर में आपकी ये कैंपेन चल रही है, चंद दिन बाद वो फिर ज्वाइन कर लेंगे। पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीद है? ये 40-41 कैंडिडेट आपने मैदान में उतारे हैं, कितनी सीटें आप लोग आज़ाद कश्मीर से इन इलेक्शंस में जीतने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हम अपना शेयर इंशाल्लाह जरूर ले लेंगे, लेकिन ये देखें कि उन वज़रा को जिनको इल्म नहीं कि पीपल्स पार्टी के कितने कैंडिडेट हैं। हमने 44 टिकट इशू किए हैं इस इंतखाबात में। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल, मेरे साइन शुदा सिग्नेचर्स हैं जो हमने पार्टी के लिए टिकट इशू किए हैं। और इनके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन दूसरे कहते हैं जी, कोई कहता है जी इनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है, कहता है जी 8 कैंडिडेट हैं। तो वो मैं इनको कन्फ्रंट करना चाहता हूँ कि आप जाके इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से रिकॉर्ड देख लें कि हमारे कितने कैंडिडेट कंटेस्ट हैं। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पीपल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अपना शेयर लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो हुकूमत बना सकती है या नहीं, और अपने आप को आज़ाद कश्मीर में वो दूसरे या तीसरे नंबर पर ही इस वक्त देख रही है। 44 कैंडिडेट्स उनके मैदान अमल में। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, ये मरियम साहिबा रोज़ गुफ्तगू कर रही हैं, रोज़ इमरान खान को कश्मीर का एक तरह से वो कह लें गद्दारी कह रही हैं, वो कश्मीर फ़रोख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, कश्मीर फ़रोश का, उसका उनके इल्म में क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको फिर मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं ला रही? 2 साल तक क्यों खामोश रही? या फिर ये सिर्फ कैंपेन की हद तक, जलसों की हद तक ये इल्ज़ाम ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे मुल्क की जो 74 साल की तारीख है उसके अंदर आज तक इस तरह नहीं हुआ कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 वो रिवोक हो। वो हुआ इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद है। और ये काम जो है ये ऐसे नहीं होते कि बस आप एक दिन उठे और आप रिवोक कर दें। इसके पीछे पूरा होमवर्क होता है और उसके बाद उसको रिवोक किया जाता है। तो हमें यकीन है कि इसके अंदर कोई ना कोई गारंटीज पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब ने इंडियंस को दी है, तो उन्होंने रिवोक किया, वरना तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं था कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का स्टेटस तब्दील करते। लेकिन अफनान साहब, यकीन होने में और हकीकत में फ़र्क होता है ना। अब इमरान खान साहब को यकीन है कि मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं, आसिफ जरदारी करप्ट हैं, अभी तक ये चीज़ें साबित नहीं हो पानी। तो यकीन होने में और इल्ज़ामात के साथ, सबूत के साथ साबित करने में बड़ा फ़र्क होता है। मैंने आपको बता दिया ना, कहते हैं कि क्या वजह है जिसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है। जो बात मैंने कही है अगर वो गलत है या वो नहीं हुई तो फिर आप जरूर कह सकते हैं कि कोई शवाहिद नहीं है। ये हुआ है कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है। ये हुआ है कि इस मुल्क की तारीख में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है रिवोक करने की, जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। ये उनके सर जाएगा ना, सेरा या हमारे जाएगा। तो ये जिस वक्त ये वाक़या हुआ था 2019 में, उसी वक्त मरियम नवाज साहिबा के इल्म में आ गया था, नून लीग को पता चल गया था कि ये अभी इलेक्शन कैंपेन से थोड़े अरसे पहले पता चलना शुरू हुआ कि ऐसा हो गया और कैंपेन हमें इसी बुनियाद पर करनी है। हमने उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था, उस वक्त भी हमने कहा है और अब भी हम कह रहे हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले आप लोगों को बताएं कि ये जो बंदा है इसने जो है वो खाली ये नहीं कि इन्होंने रिवोक करवाया है। आप मुझे बताएं जुल्फी बुखारी इजराइल क्या करने के लिए गया था? ये रिपोर्ट इजराइल के न्यूज़पेपर में हुआ है, हमने तो नहीं किया ना ये वाला काम, या ये भी PMLN ने किया है। तो इन्होंने खाली एक काम नहीं किया, इन्होंने ये जो कश्मीर का स्टेटस है इसको खराब किया है।
फिर ये इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते थे। ये दोनों चीजें जो ये अभी हो रही हैं, तो ये आपके सामने है कहते हैं मामला। और इसका ये ऐसे अफनान साहब, इसका फायदा अब तक हुकूमत को क्या हुआ? अगर हुकूमत ने 2 साल पहले ये किया तो उसके क्या नताइज पाकिस्तान को मिले? कहीं ज़ाहिर कोई काम करता है किसी से, किसी के साथ मिलकर कोई डील करता है तो वो अपने मफादात को सामने रखते हुए करता है। पाकिस्तान के मफाद में क्या आया इसके बाद? देखिए, हो सकता है हमेशा पाकिस्तान का मफाद नहीं होता, जाती मफादात भी होते हैं। फिर जो लोग इनको लेके आए, जिन्होंने इनको फाइनेंस किया, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो सारी दुनिया के सामने है कि वो किसने इनके सारी फाइनेंसिंग की। जिनसे आप पैसा लेते हो फिर उनके आपको काम करने पड़ते हैं, फ्री में तो कोई पैसा नहीं देता आप। तो इन्होंने जिनसे पैसे लिए होंगे, उनसे वादे किए होंगे, वो वादे इन्होंने पूरे किए। और ये खाली ये नहीं है, ये आप मुझे बताएं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है, पाकिस्तान, हमने सीपैक चलता हुआ इनको दिया था $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। इन्होंने जाके उधर चाइना में बदतमीजियां की, उधर चाइनीज के साथ, उन्होंने आगे से सारा का सारा सीपैक की फंडिंग ही बंद कर दी। तो और इनका ये ख्याल था कि ये चाइना से अपने आप को डीलिंग करेंगे तो अमेरिका इनको पैसे देगा। अमेरिका से भी पैसे नहीं मिले इनको, और चाइनीज जो फंडिंग आ रही थी वो भी बंद हो गई। 3 साल इस मुल्क के इन्होंने इस तरह जाया किए, और अब इनको दोबारा से जो है वो सीपैक रिवाइव करने का बुखार चढ़ गया। जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाकर जब वजीर आजम खिताब करते हैं तो वो 15-20 मिनट कश्मीर के मसले पर बात करते हैं। मोदी को वो दहशतगर्द जालिम करार देते हैं। तुर्की के सदर और दीगर मुस्लिम रहनुमा व उनकी तारीफ़ करते हैं। उस मसले को पूरी मुस्लिम दुनिया में उठाने पर उनकी तारीफ़ की जाती है। तो अगर ये कश्मीर को इन्होंने ही फ़रोख्त किया तो फिर ये पूरी दुनिया में उस आवाज़ क्यों उठा रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, और क्यों पूरी दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आप ये ना कि सुने कि इमरान खान क्या बोलता है, आप ये देखेंगे वो क्या करता है। ये दोनों चीजें बड़ी फर्क होती है। बोलने के लिए तो इससे अच्छा कोई नहीं, थ्योरी सारी इनको पता है। जमहूरियत बड़ी अच्छी थी जब हुकूमत इनको नहीं मिली थी, आजकल इनको आमरीत अच्छी लग गई है। और ये हमेशा बातों के मामले में बहुत बड़े शेर है। आप मिसाल ले लें, वो जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, जो कि वो जो ब्रिटिश था, जो आपकी जिसने सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया था, वो ऑन द फेस ऑफ इट तो अरब नेशनलिस्ट था, वो तो अरब के मुफाद की बात करता था, लेकिन उसका एजेंडा कोई और था। तो इनकी जो हरकतें हैं आप वो देखा करें, अब इनकी बातें ना सुना करें। ये बातें करने के बड़े 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, जो है वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। सारे मतलब ये यहाँ से मामला शुरू हुआ था, और जो है वो आगे मुल्क का जो असर हुआ है वो सारे पाकिस्तान के सामने। और अफनान साहब, अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि नून लीग मरियम साहिबा इमरान खान को कश्मीर फरोश कह रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार दे रही है, और पीपल्स पार्टी ऑफ बिलावल साहब मियाँ साहब को और नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं भारत से दोस्ती के। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इतनी सख्त ज़बान ऐसी बात नहीं कही जा रही नून लीग के जलसों में। मरियम साहिबा बिलावल साहब की बात का भी जवाब नहीं दे रही। इसमें कहीं कोई सियासी मसलियत है, किसी मसलियत के तहत उन पर हल्कात रखा हुआ है, और तोपों का रुख सिर्फ इमरान खान और वफाकी हुकूमत पर है? देखिए, हमारा जो एजेंडा है उसमें तो हम पीटीआई की हुकूमत, जो कि जिस तरह भी हुकूमत में आई है, उसके हम बेसिकली ऑपोजिशन कर रहे हैं। पीपल पार्टी की अपनी मजबूरियां होंगी कि वो अब हमारी ऑपोजिशन उन्होंने शुरू कर दी है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मैं कह सकता हूँ कि जी बेनजीर साहबा ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन एम्बेसडर को 1990 में, उसमें उन्होंने क्या लिखा था वो उसके कंटेंट अवेलेबल है, वो अब आप पढ़ेंगे तो उसकी एक और कहानी है। लेकिन मैं उस चीज़ में हम पढ़ना नहीं चाहते, हमें कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो हदफ है वो ये हुकूमत है, और ये जो क्या कहते हैं पूरा का पूरा सड़ा हुआ हाइब्रिड का निज़ाम है, ये हमारा हदफ है। हमारा पीपल पार्टी के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं, हम बहुत बड़ी पार्टी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अफनान साहब, खामोशी भी नीम रजामंदी होती है ना। जब बिलावल साहब ये बताते हैं कि नवाज शरीफ तो मोदी के यार हैं, आपके ख़ानदान की शादियों में भारत से लोग बगैर वीज़ों के आते रहे, और जब आप उसका जवाब भी नहीं देते इन जलसों में, जबकि दूसरी तरफ आप इमरान खान को कश्मीर फरोश कह रहे होते हैं, तो क्या उस बात पर आप रजामंदी अपनी जाहिर कर रहे होते हैं, उसको इंडोज कर रहे होते हैं कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं और हम इन पर तनकीद करते रहेंगे? देखिए, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी से मिलने से आप मतलब कि आप कश्मीर फरोश हो गए, कोई आपकी शादी पे आ गया, आप कश्मीर फरोश हो गए, तो बड़ा आसान काम हो गया ना दुनिया का। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए, जिन्होंने 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, 11,000 मेगावाट पावर प्लांट लगाए, नीलम झेलम डैम बनाया, गाजी बरोथा डैम बनाया, और पता नहीं कितने डैम बनाए, अगर वो गद्दार हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहें। हमारी परफॉर्मेंस बोलती है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, हमें और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आप देख लें पिछला हमने क्या किया, इस मुल्क की कितनी खिदमत की। और जब हमने एटमी धमाके किए तो मैडलिन ऑलब्राइट जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसने कहा आपकी हुकूमत जाएगी,
हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने जो ये काम किया। और आपने देखा उसके 1.5 साल बाद हमारी हुकूमत चली गई। तो ये इस मुल्क के अंदर आपको पता है बहुत सारे CIA के एजेंट घूम रहे हैं बहुत ताकतवर पोजीशंस के अंदर। वो पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब वो अमरीकियों के ग़ुलाम है। पहले वो अंग्रेज़ों के धोते थे, अब अमरीकियों के धोते हैं। तो बस ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क की एक रियलिटी। लेकिन अफरान साहब, जो दो रियासतें आपस में दुश्मन हों और वहाँ पर इतनी गहरी दोस्तियाँ मुल्क के सरबराहों के दरमियान हो कि वो बग़ैर वीज़ों के अपने ख़ानदान की शादियों में बुलवा लें, तोहफ़े तहाइफ के तबादले हों, जबकि रियासतें आपस में दुश्मन की हैसियत रखती हों, तो फिर वहाँ पर इस तरह के इल्ज़ामात तो लगेंगे। नहीं, आप मुझे बताएं, जब परवेज़ मुशर्रफ गया था हिंदुस्तान, उसने जाके उसके से झुक के हाथ मिलाया था, तब तो आपने नहीं कहा कि ये गद्दार हो गया। जब परवेज़ मुशर्रफ हिंदुस्तान गया था तो वो इनके बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स के साथ घूमता रहा, तब तो आपने नहीं कहा कि वो गद्दार हो गया। तो आज आपको जो है वो किसी ने किसी से मिल लिया तो वो गद्दार, आप मतलब ये पैमाना है गद्दारी का। आपको एविडेंस लेके आए ना, ये कहते हैं कोई किसी की शादी पे आ गया तो गद्दार हो गया, किसी ने किसी से बात कर ली तो गद्दार। ये तो कोई गद्दारी का पैमाना नहीं है ना। और ये गद्दारी के सारे सर्टिफिकेट जो लोग बांटते हैं, शादी में आने पे एतराज किसी को नहीं है, वो तो तरीके कार पर एतराज है ना। और अगर मुशर्रफ साहब की इन मुलाकातों पर आप लोग को एतराज था तो आपकी भी हुकूमत आई, आप लोग रोक लेते, उनके खिलाफ मुकदमात कायम करते, अदालतों में मुकदमात चलाते और साबित करते जो इल्जामात आप लोग लगाते हैं। आप लोगों ने भी तो उनको जाने दिया। नहीं, हमने मुकदमात चलाए हैं ना, हम ही ने तो किया है, और किसने किया है? हमने मुकदमात बनाए, मुकदमात चलाए, और प्रूफ आपके सामने, अदालतों ने सजा दे दी उनको। तो आप हमें देखें, बात ये है कि ये बातें जो है सारी की सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन हकीकत का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ से ज़्यादा मुहिब वतन इस मुल्क में कोई भी नहीं है। ये जिसने 6 एटमी धमाके किए हों 5 के मुकाबले में, उसको आप कह रहे हैं? जिसने इस मुल्क की इतनी खिदमत की है, जिसने CPEC जैसा मंसूबा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई होगी जितनी एक CPEC से आई है, उसको अगर आप कह रहे हैं गद्दार है, तो फिर सारे हम सब गद्दार हैं। ये 20-22 करोड़ लोग सारे गद्दार हैं इस मुल्क के। चलिए अफरान साहब, आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है मुहिम तो आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन बड़ी ज़ोरदार चल रही है। मरियम साहिबा हर जलसे में शिरकत भी कर रही हैं, उसमें बड़ा क्राउड भी आ रहा है। लेकिन इस क्राउड को क्या वोट्स में मुंतकिल कर पाएंगे आप? जब इलेक्शन का नतीजा सामने आएगा तो कितनी सीटें नून लीग के हाथ आ सकती हैं? हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं आप लोग? देखें, हमारे इन्होंने बहुत सारे लोग प्री पोल रिगिंग के अंदर हुकूमती दबाव में डाल के और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके ऑलरेडी तोड़ लिए हैं। तो और ये बात हमें मालूम है, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था हमारे साथ, और अभी AJK में भी हो रहा है। तो एक प्री पोल रिगिंग तो ऑलरेडी हो रही है, उसकी वजह से जो है वो हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़े जो है वो हमसे, अपना पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, PMLN से, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हमारा जो एजेंडा है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री हो, मुस्तहकम मुल्क हो, एक डेमोक्रेटिक मुल्क हो, जहाँ पे तमाम लोग बराबर हो। तो मुझे यकीन है कि जिस दिन वोट डालेंगे और अगर मज़ीद कोई धांधली ना हुई तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारे मुल्क का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो धांधलियों के चांस तो बहुत हाई हैं, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और कॉन्फिडेंट है नून लीग इस वक्त कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। साथ ही हुकूमत पर प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि हुकूमत ने दबाव में लाकर उनके कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को आज़ाद कश्मीर में तोड़ भी लिया। एक ब्रेक के बाद हुकूमती नुमाइंदे से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये प्री पोल रिगिंग हो रही है, वफाकी वज़रा क्यों आज़ाद कश्मीर में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्या इलेक्शन रूल्स के तहत ये इसकी इजाज़त है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब और नैयर बुखारी साहब हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में प्री पोल रिगिंग की जा रही है, इन जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हुकूमत दबाव में लाकर तोड़ रही है और अपनी जमात में शामिल भी करवा रही है। बिल्कुल उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी ये हुकूमतें, ये अपोजिशन जमातें हुकूमत पर लगाती रही हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक मुतनाज़
बयान है और जो दीगर जमातें भी एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रही हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये इल्ज़ामात इस वक्त हुकूमत पर ये लग रहे हैं कि आप लोग प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, नून लीग के खासतौर पर कैंडिडेट्स को तोड़कर अपनी जमात में शामिल किए जा रहा है, कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस इलेक्शन से पहले शमूलियत इख्तियार की है? जी, मैं दो इसके जवाब मुख्तलिफ तरीके से दूंगा और सिर्फ दो बातें करूंगा इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि हमने देखा है कि अपनी तारीख में देखा है कि जब भी कोई हारने लगता है और पता होता है कि हम हारने लगे हैं कोई जमात पाकिस्तान में इलेक्शन में, तो वो फिर पहले ही एक तरह का स्टोरी बना लेती है, एक तरह की बैकग्राउंड बना लेती है, ताकि जब वो हार जाएं तो ये कह सकेंगे हमने पहले ही कहा था कि धांधली होगी और हम इसीलिए हारे हैं। तो अपनी शिकस्त जो उनको नज़र आ रही है, जो डिफीट, उसको एक तरह से जस्टिफाई करते हैं ये पहले से ही बातें करके। नंबर एक। नंबर दो बात मैं ये कहना चाहता था कि अगर प्री पोल रिगिंग या पोलिंग के दरमियान रिगिंग की बातें करनी है और वाकई ही ये खदशा है और हर बार ये होता है, जिसकी वजह से इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स हैं लोग भी उसको कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो है बार बार कह रही है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म करें बैठ के हमारे साथ। इसी चीज़ को, ताकि फ्यूचर में ये मुस्तकबिल में ये इल्ज़ामात ना लगें, आपको मसलन ये जो EVM मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है, वो लाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर वाकई ही ऑपोजिशन इतनी संजीदा है, अगर वो वाकई ही चाहते हैं कि किसी किस्म की रिगिंग ना हो और किसी तरफ से आवाज़ ना उठे रिगिंग की, तो फिर वो क्यों नहीं बैठते और बैठ के क्यों नहीं एक सोल्यूशन देते, जो कि ओपन एक तरह से ऑफर दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि आप बैठ के आप जो मर्जी सजेशन दें, अगर वो सजेशन रिगिंग को ख़त्म करने के लिए पायदार होगी, अगर वो बेहतर होगी, तो हम उसको ज़रूर मानेंगे। तो ये मैं दो बातें कहना चाहता हूँ सिर्फ, जब मैं ये सुनता हूँ किसी तरफ से भी आवाज़ की। अली ज़फ़र साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम पर फिर वो ज़ाहिर है बुनियादी एतराज़ अपोजिशन जमातों का ये है कि उसके इस्तेमाल को आप यकीनी बनाएंगे कैसे? जो गांव हैं, जो देहात हैं, वहाँ के लोगों को आप इसका इस्तेमाल कैसे सिखाएंगे? वहाँ तो लोग ज़ाहिर है इस तरह की मशीन को, वहाँ स्मार्टफोन्स इतने आम नहीं है अभी, वहाँ टेक्नोलॉजी अभी उस तरह से नहीं पहुँची, लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, अपना वोट डाल सकेंगे? जी देखें, ये अगर वाकई ही एतराज़ है तो कोई दूसरी सजेशन दे दें कि किस तरह इसको हम इम्प्रूव करके, किस तरह इसको आसान बनाया जा सकता है कि हर कोई इस्तेमाल कर सके। अव्वल तो ये मुश्किल नहीं है और हम, मेरा ख्याल है, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने देहात के लोगों को कि उनको इस्तेमाल करना नहीं आएगा। लेकिन उसको अगर आसान बनाने का कोई तरीका है तो वो आप बना लें, आप प्रैक्टिस ग्राउंड्स करा लें, आप कोई जगह जगह जाके उनको एक्सप्लेन कर दें। ये तरीक़ेकार, तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद आपका ये है कि आप रिगिंग के बिल्कुल ख़त्म करें और लोग एक दूसरे के खिलाफ ना बात कर सकें जिस तरह हो रही है, तो फिर उसकी सलूशन तो ज़रूर मिल सकती है। लेकिन अगर आप वैसे ही नहीं चाहते कि सलूशन हो, तो फिर आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। मेरी नज़र में ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल मैंने खुद देखा है, हमारे बार काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं, बार एसोसिएशंस के, उसमें ये इस्तेमाल होता है और बड़े आसानी से होता है, बड़ा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बल्कि जहाँ रिजल्ट्स आते थे 2-2 बजे तक, अब रिजल्ट जिस तरह आप वोट करते हैं उसके साथ साथ ही रिजल्ट्स कंपाइल होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी को ये खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में कोई खराबी की जा सकेगी, तो फिर वो खदशा भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ पेपर ट्रेल भी होगी, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी आप कर सकेंगे और अगर किसी को उसमें कोई डिस्प्यूट है तो फिर आपके पास एक ट्रेल भी होगी उसको डबल चेक करने के लिए, पेपर ट्रेल। सो ये अगर कोई खदशात है, अच्छी बात है, खदशात बताए जाए, लेकिन उनको फिर सलूशन भी उनका बताया जाए। अली ज़फ़र साहब, खदशात तो ये जब ही बताएंगे जब आप उनको दावत देंगे, साथ बैठेंगे, एक दूसरे से बात होगी, तजावीज़ शेयर होंगी, उसके बाद ही उनके खदशात भी सामने आ सकेंगे। अब बदकिस्मती ये है कि
अपोजिशन भी सिर्फ जो तनकीद का निशाना आप लोगों को बनाती है पार्लियामेंट में, टीवी टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और आप लोग भी जो बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक कोई दावत तो इस सिलसिले में दी नहीं गई। प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में ज़रूर ऐलान किया, उसके बाद अमली तौर पर क्या हुआ? ऐसा अपोजिशन को बाकायदा तौर पर दावत दी गई है? कोई दिन तय हुआ है इस टेबल टॉक के लिए? जी, मैं एक और आपको इसमें वजाहत करता चलूँ इसी के जवाब में। जब ये नेशनल असेंबली में पास हो गया बिल, और यकीनी तौर पे काफ़ी तेज़ी से हुआ, और ये भी इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए, और मेरी नज़र में कुछ जायज़ ऑब्जेक्शंस भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शिकें हैं जो इस बिल में शायद तब्दील करनी पड़े। क्योंकि वैसे सब एक जुमला के इतनी तेज़ी से हुआ कि आपने अपनी वजारत कानून से भी आप लोगों ने उस वक्त उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, उनसे भी कोई मुशावरत नहीं की गई जो अब आप लोग करने जा रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कि उनसे मुशावरत की है कि नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें शिकें ज़रूर ऐसी हैं जो कि काफ़ी आइन के शायद खिलाफ भी, और उनको हटाना पड़े। लेकिन अब ये मामला आ गया है सेनेट में, और सेनेट में ये मामला चला गया है एक कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि शायद एक्सपेंड करके अब उसमें लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भी शामिल कर दिया जाए, और ये फिर अगर ये कंबाइन हो गई, और इवन पार्लियामेंट्री कमेटी में हर जमात की बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बैठ के इस सारे मामले को हल कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है सेनेट का इस वक्त इलेक्शन रिफॉर्म करने का, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और इसका हमें भरपूर इसका फायदा उठाना चाहिए इस सिचुएशन का। तो बेशक पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के बाहर मिलें या ना मिलें, लेकिन इस वक्त सेनेट में तो वो जरूर मिल सकती हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अली ज़फ़र साहब, चलें हम भी ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि सेनेट में ये कामयाबी के साथ ये काम हो जाए, क्योंकि जब हम सेनेट से, पार्लियामेंट से बाहर की सूरत हाल देखते हैं, ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन, तो हमें लगता नहीं कि हमारे मुल्क की जमातें एक साथ बैठ सकती हैं। जिस तरह वहाँ गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान आया, जो मरीम नवाज़ साहबा गुफ्तगू कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार दिया। ये उनका अपना जोश खिताबत में कह गए, ये उनका कोई ज़ाती बयान समझा जाए, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये स्टेटमेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि वफाकी वजीर भी हैं वो? देखें, ये सवाल आपको वैसे उनसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं अपना ज़ाती आपको एक एनालिसिस बता दूं। वो ये है कि जब आप कई बार एक बहुत बड़े जलसे को खिताब कर रहे होते हैं, तो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि एक जोश होता है, एक बलबला होता है, उसमें आप कोई ऐसी चीज़ें भी कह जाते हैं जो बाद में शायद आप सोचते हैं कि नहीं कहना चाहिए था। तो हो सकता है ये उसी एक वेव में बात कर दी हो, वरना वैसे भी कभी आपने नहीं देखा कि एक पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इस किस्म की कोई। लेकिन वैसे सब ये एक बार हो तो समझ आता है कि जोश खिताबत में ज़बान फिसल गई। अली अमीन गंडापुर साहब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी इस तरह के बयान देते रहे, मरीम नवाज़ के चेहरे से मुतालिक वो कमेंट्स पास करते रहे, जो ज़ाहिर किसी की ज़ातियात से मुतालिक बात करना इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है, लेकिन वो माजी में भी इस तरह की चीज़ें करते रहे, और कभी इंटरनल कोई एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। कभी नहीं पता चलता कि उनके इस बयान पर प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सरजनिश की या पार्टी ने ये एक्शन लिया उनके खिलाफ। तो इस तरह का एक इंटरनल जो आप लोग का एहतसाब का अमल है, वो क्यों इतना नाक़िस है? देखिए, जहाँ तक आपका ये बात का ताल्लुक है, मैंने बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं, हर तरफ से सुनी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हों, चाहे PMLN की हों, चाहे कुछ PTI की लीडरान की हों। तो ये एक हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट बन गया है, एक हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन गया है पॉलिटिकल, जहां हम हर कोई एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की ही बातें करता है। जब इलेक्शन स्पेशली हो रहा हो तब ये बहुत, और ये आज की बात नहीं, ये बरसों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रहा है, और ये क्राउड एक्सपेक्ट भी करता है, और एक तरह से आपके ऊपर मजबूरी भी होती है कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अटैक करें। इस माहौल को तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा तो वैसे इसका मतलब PTI के अगर ऐसे बयानात आते हैं सामने तो उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि चूंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी करती है तो सही है, PTI भी कर सकती है। जी, अभी तो कोई, मैंने कहा, एक माहौल ऐसा बना हुआ है बड़े अरसे से है कि हर कोई एक दूसरे को, स्पेशली जब आप इलेक्शन कैंपेन पे हों। लेकिन जहां तक मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पे, सेनेट की जहां तक मामला है, वहां आपको ऐसी कोई चीज नहीं नजर आती, बल्कि हमने अभी
2-3 कवानीन भी पास किए हैं और बड़े अहम सोशल कवानीन पास किए हैं, विमेन राइट्स की कवानीन पास किए हैं और प्रोटेक्शन टॉर्चर के अगेंस्ट कवानीन पास किए हैं और मजीद कवानीन हैं जो हमने कुछ रिजेक्ट भी किए हैं मिल बैठ के, हालांकि वो हुकूमती बिल थे। तो इस लिहाज से वहाँ एक बड़ा इंटेलेक्चुअल एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हर कोई चाहता है कि हम बेहतर करें। तो आपको ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म वाला एक इशू है ये भी रिजॉल्व होगा और मेरा ख्याल है आप इस पे एग्री करेंगे, बिल्कुल इस बात को मानेंगे कि बहुत जरूरी है कि हम ये रिफॉर्म कर सकें, क्योंकि जब आप बार बार ये कहते हैं कि धांधली हो रही है तो फिर लोग बात करते हैं। साहब बस आखिर में वो एक रिपोर्ट आपने प्राइम मिनिस्टर को पेश करनी थी, वो मुकम्मल हो गई, वो कब प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच जाएगी? जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक अगर शॉर्टली आप बता सकें। जी नहीं, वो रिपोर्ट तो अभी तक मैंने नहीं दी, लेकिन जब दूंगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा वैसे साहब उसके मंदरजात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या आपने वो किसी से शेयर किए, राजा रियाज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा से, कि उससे मुताल्लिक कभी कभार सुनने को मिलता है मीडिया में, तो आपने किसी से उससे मुताल्लिक कुछ शेयर किया? नहीं, मेरे से बहुत बार पूछा है, शायद आपने भी किसी प्रोग्राम में जरूर पूछा होगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने भी आपसे पूछा। मेरा एक ही जवाब ये होता है कि मैं उसके मेरिट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो नहीं, मेरिट्स नहीं, वैसे तो किसी से आपने शेयर किया उससे मुताल्लिक कुछ अपनी पार्टी के? नहीं, किसी से वो रिपोर्ट है ही नहीं तो शेयर कैसे करूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। एक ब्रेक अभी लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। अब इससे कितना बड़ा तूफान आएगा महंगाई का, इस पर गुफ्तगू होगी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर ऐसा लगता है कि हुकूमत महंगाई का बम आवाम पर गिराने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और इस बार ये इजाफा खासा भारी भरकम हुआ है। सिर्फ पेट्रोल में ही 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया गया है। इससे पहले पेट्रोल तकरीबन 113 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा था, अब ये कीमत बढ़कर 118 रुपये हो जाएगी। ओगरा की जानिब से एक भारी भरकम समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई थी जिसमें 11 रुपये का इजाफा तजवीज़ किया गया था और हमेशा की तरह हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ 5 रुपये का इजाफा करने की इजाज़त दी है। अब पेट्रोलियम लेवी की मद में जो एक बड़ा टैक्स आयद किया गया था इस साल के बजट में जो 610 अरब रुपए बनता है, क्या ये उस टैक्स की वसूली की तैयारी है? आलमी मार्केट में भी तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह से इजाफा होगा तो फिर कितनी मजीद महंगाई बढ़ सकती है? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये हर 15 दिन बाद हमें ये खबर मिला करेगी, कभी पेट्रोल 2 रुपये बढ़ गया, कभी 5 रुपये बढ़ गया, कभी 3 रुपये बढ़ गया, क्योंकि जो पेट्रोलियम लेवी वाला टैक्स है वो भी हुकूमत ने उसका हदफ भी पूरा करना है। तो फिर ये महंगाई तो बढ़ती जाएगी। जो बजट आया था फिर उसमें अवामी रिलीफ कहाँ गया? देखिए, मैं आपसे कर दूं कि मुझे जो समझ में आ रहा है, अवाम को अब ये ज़हनी तौर पर तैयार होना होगा कि इस माली साल में ये जो अभी इजाफा किया है, इसके अलावा कम से कम 20 रुपया लीटर मजीद इजाफा होना है इस माली साल में। ये बिल्कुल मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जैसे तो अभी आपने खुद ही कहा कि जब 610 अरब रुपए का आप भत्ता रखेंगे, जिसे पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है और इस वक्त तो सिफर है, तो इतना बड़ा जो अब आपने भत्ता रखा है तो इसकी कीमत तो जाएगी। लेकिन ये भी देखना है कि अभी तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़नी है और जब वो कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत का GST भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अभी मजीद 20 रुपए लीटर आहिस्ता आहिस्ता तो इस माली साल में बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आया उन्होंने जो इंतखाबी मंशूर इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले दिया था उस पर अमल करके आवाम की मदद से मईशत चलाना है या उनके गिर्द जो ताकतवर लोग हैं वो तो रहते हैं उनके मशवरे पर चलना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए, उन्होंने इस साल टैक्सों की वसूली का जो हदफ है वो है 5,800 अरब रुपया। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था, पहले 8,000 कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा, 2019 में कहा था कि 10,000 अरब रुपए मैं इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान की इस्तेदाद है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4,000 अरब रुपए का तो यहाँ पर शॉर्टफॉल है, एक बात। दूसरी जो चीज बड़ी अहम बात है कि जो टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं वो है 2,100 अरब रुपया, तो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। तो अब आप पार्लियामेंट के जो मेंबरान आते हैं आपके पास, उनसे जरा ये पूछिए कि आपने 7,900 अरब रुपए रखे हैं 10 रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज, 3,400 अरब रुपया सूबों को चला गया,
वफाक के पास है बचते हैं 4,500 अरब रुपए मुल्क चलाने के लिए, 3,000 उनको सूद देना है, 1,400 अरब रुपए टैक्स देना है, तो उनका आपके पास तो मुल्क चलाने के लिए पैसा बचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे और पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाई जाएगी, बिजली भी बढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ IMF अपने दांत तेज कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी आपने जो बजट बनाया है, हाँ ये हमारे मुआहदे के खिलाफ है। उन्होंने हमारी किस्त मुअत्तल कर दी और ये कहा कि जी अब हम सितंबर में आएंगे, आप अपने हालात ठीक करें, जुलाई में नहीं आएंगे और फिर हम आपसे हिसाब किताब लेंगे, टैक्सेस का भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी क्या कर रहे हैं। तो अब ये तो फैसला करना पड़ेगा ना कि आपने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे मौसर तौर पर टैक्स लगाएंगे। मतलब ये था मईशत दस्तावेजी होगी, मतलब ये था कि पेट्रोलियम लेवी 0 होगा, मतलब ये था कि GST 17 के बजाय जो है वो 5% पर आ जाएगा। अगर इस पर ये अमल करें तो अभी जो 20 रुपए लीटर इजाफा होना है उसके बजाय 15 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश हुकूमत के पास है। अब ये फैसला करना है कि आवाम से वसूल करना है, मईशत से वसूल करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाकर बरामदात को गिराना है, या इन ताकतवर तबकों को जो हर हुकूमत के साथ होते हैं और रोज नए मुतालबात को कर देते हैं, हमें ये कंसेशन दें। तो शाहिद साहब ये फैसला प्राइम मिनिस्टर कर क्यों नहीं पा रहे? 11 जून को जब वो असेंबली की राहदारी में गुजर रहे थे, साफी ने जब उनसे सवाल पूछा ये इस साल आने वाला ये बजट कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि बजट ऐसा होगा कि सब खुश हो जाएंगे। अब ये चंद दिनों बाद ये अब चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं, किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसकी सूरत में ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ती जाएगी, तो एक आम आदमी पर तो ये मुश्किल से मुश्किल आती जाएगी। फिर वो दावा झूठा था या ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर था? जो जिस दिन बजट आया था उस दिन मैंने आपके चैनल पे ये कहा था कि इसमें आवाम को जो नामो निहाद रिलीज किया गया है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा दूसरे हाथ से उनकी जेब से निकाल लिया जाएगा। इसमें आवाम में रिलीज है नहीं। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी टैक्स रेवेन्यू आप खुद ही नहीं अदा कर सकते, दिफाई नहीं कर सकते, तो कर्जे पे मुल्क चलाना है ना। ये तो पहले दिन से वाज़ेह था। अब आपका सवाल है कि कर क्यों नहीं सकते? कर इसलिए नहीं सकते कि जो इनके साथ कैबिनेट में लोग हैं वो खुद भी वो इसके लिए तैयार नहीं है कि उनको आवाम को मराद दी जाए और उनके ऊपर जो है वो उनसे कहा जाए आप अपना ईमानदारी से टैक्स दें। वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और आपको जैसे पता है ना, ज़री शोबा ने देने के लिए तैयार, बरामद कुनगान तैयार नहीं है। तो जो इनके कैबिनेट में लोग हैं, पार्लियामेंट तो बहुत बार में आती है, जब पार्लियामेंट ने ये बजट अप्रूव किया तो उनको भी तो पता था ना इससे तो सूद ही नहीं आता होगा। तो बेसिकली हमारा गठजोड़ है ताकतवर तबकों का, हुक्मरानों का, मेंबरान पार्लियामेंट का और खुद कैबिनेट का, और वो अपने मुफाद में चला रहे हैं। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 1980 से चल रहा है। इन 3 सालों में कोई तब्दीली नहीं आई। उससे पहले जो 5 साल थे केपी में, वहाँ भी वही तब्दीली नहीं आई कि उन्होंने वही किया था केपी में, तालीम और सेहत में और एग्रीकल्चर टैक्स में, जो सिंध में और पंजाब में उन्होंने किया था, वही पॉलिसियां हैं। तो जब तक ये गठजोड़ नहीं टूटता, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब वज़ीर-ए-आज़म को ये फैसला करता है कि आवाम में तो शाहिद साहब आप समझते क्या वज़ीर आज़म के पास ये इकोनॉमिक विजन नहीं है? अभी चंद रोज़ पहले हफीज़ पाशा साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि एलीट क्लास को जो मुराद दी गई हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 अरब के दरमियान है। अगर सिर्फ वो मुराद उनसे वापस ले ली जाए और थोड़ा सा टैक्स उन पर भी डिवाइड कर दिया जाए। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए 1500 अरब तो मुराद जरूर दी है, मगर 2000 अरब रुपया तालीम और सेहत में कम मुख्तस किया है। जो मंशूर PTI का था उसके मुकाबले में। तो 2000 के अलावा ये जो 1500 अरब रुपए आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की थी, उसके अलावा अपने तालीम और सेहत की बजट में अपने मंशूर से 2000 अरब रुपया कम मुख्तस किया है। तो इस तरह बन जाता है 3500 अरब रुपया। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 5800 अरब का हदफ रखा है, तो खान साहब ने ये कहा था कि मैं 2019 में कि मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जो बिल्कुल सही है। तो 4000 की शॉर्टफॉल है, वही आपको नजर आ रही है, बाकी आप बजट खसारा बढ़ा लेते हैं। तो कोई विजन का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में ये जो बांग्लादेश हमसे आगे निकला, अभी आपके इल्म में है कि 50 साल जब उनके पूरे हुए तो उन्होंने मजाक उड़ाया है हमारा, क्योंकि हम तो गरीब मुफलिस लोग थे, अब हम पाकिस्तान से फीसद आमदनी में आगे हैं, बरामदात में आगे हैं, हमारी तालीम में आगे हैं, सेहत में आगे हैं। तो उन्होंने पूरा बता दिया कि हम पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। हालांकि वो, मैं मानता हूँ उनके पास वो वसाइल नहीं है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन वहाँ वडेरा शाही कल्चर नहीं है। वहाँ पर वो कुछ ना कुछ फैसले अवाम के मुफाद में भी करते हैं। हमारे ऐसा होता है कि तमाम फैसले ताकतवर तबकों के मुफाद में किए जाते हैं या उनके दबाव पर। तो शाहिद साहब इसका मतलब कि इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर चाहे असद उमर हो, चाहे हफीज शेख साहब हों, चाहे वो हमाद अजहर साहब चंद दिन के लिए आ जाएं, शौकत तरीन साहब हो जिनकी वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते नहीं थकते, ये तमाम मिनिस्टर्स, ये तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स काबीना के आगे बेबस हैं, ये अपने फैसले नहीं मनवा सकते। अगर ये कोई बेहतरी लाना भी चाहे निज़ाम में, तब भी ये ज़ाहिर उस पर नहीं अमल दरामद करवा सकते।
नहीं, वो खुद चाहते नहीं है ना, क्योंकि उनके भी वो भी वही करते रहे हैं। ये सारे वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, मुशर्रफ दौर में भी थे। आप जरा लिस्ट तो बना लीजिए, वही लोग रोटेट कर रहे हैं, वही लोग जो इस हुकूमत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब तो तहरीक इंसाफ की प्रोडक्ट हैं, जाहिर है उनका तो कोई ऐसा सियासी माजी नहीं है किसी जमात के साथ। काबीना में जिसको शामिल करना है, जिसको निकालना है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बराह रास्त तो फिर वज़ीर आज़म पर ही आयद होती है। नहीं, 200% पर, लेकिन मैं आपसे याद कर रहा था कि वज़ीर आज़म के पास 6 वोट की मेजोरिटी है, और ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनकी वोट है, उन्होंने अपनी पार्टी में भी उन्हीं लोगों को टिकट दिए थे। जैसे शाह महमूद कुरैशी जो है बहुत बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वो कभी भी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगने देंगे। तो उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिए थे वही वो लोग हैं जो ताकतवर तबकों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो बेशतर आदमी उनकी अपनी टीम के, जिन 2 पार्टियों को उन्होंने शामिल किया जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, तो इनकी पार्टी में नजरियाती लोग जो थे वो तो पीछे चले गए ना। तो जैसे अब आप देख लीजिए शमीम नकवी थे, वो गायब हो गए, वो नजरियाती थे शुरू के साथ। तो अब जो भी टीम है वो तो वो है। शायद साहब ये माशी बेहतरी के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा कि अगले इलेक्शन में फिर इलेक्ट होकर आए और फिर ये इनकी अक्सरियत थोड़ी ज्यादा हो कि दूसरी जमातों का सहारा नहीं लेना पड़े। 1980 से 1980 से आज तक जो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का है वो बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है औसतन। और जैसे मैंने आपको बताया कि केपी में 9 साल से वही हो रहा है जो पंजाब में नवाज शरीफ ने किया था और जो सिंध है पीपल्स पार्टी ने किया था। 9 साल हो गए उनको। तालीम का बजट उनका वही है जो सूबाई मसला है, सेहत का बजट उनका वही है जो सूबाई मसला है, एग्रीकल्चर पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वही है कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ में रजिस्टर होती है। उन्होंने ये लिखा था कि मैं उसको जो है कौमी मिल्कियत कर लूंगा जो अंडर उस पर करेगा, लेकिन अब तो उन्होंने एमनेस्टी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी दे दी है और उसके बाद प्रॉपर्टी में भी वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो एमनेस्टी पे चल रही है और झूठी तरसीलात पे चल रही है, जिस दिन पाकिस्तान को इस समझ में आ जाएगा कि आपने जो है सऊदी अरब से तो शायद साहब ज़रा इसका मतलब ये कि सिर्फ ये चेहरे तो बदल रहे हैं लेकिन निजाम नहीं बदल पा रहा। तो फिर पाकिस्तान का अगले आने वाले 3-4 साल में कहाँ बदल रहे हैं? माशी ताकतवर तबके वही हैं, फाइनेंस में वही हैं, जिन लोगों ने फैसले करने वहाँ नहीं। मतलब हर 5 साल बाद हुकूमत का वजीर आजम बदल जाता है, वो वजीर खजाना आगे पीछे करके उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ताकतवर तबकों के हाथ में पावर है। अब इस सूरत हाल में शायद साहब अगले 5 या 8 साल में पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है क्या? अगले 5 साल बाद हम ये सुनेंगे कि पाकिस्तान पर 80,000 अरब का कर्जा है, 90,000 अरब का है, इस तरह की कोई सूरत हाल होगी? नहीं, देखिए ना, ये तो कर्जा तो आपका, आप ये देख लीजिए कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे तो 30,000 का था, अरब का 47,000 का है। लेकिन जब तक अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है उस वक्त तक अमेरिका आपको जिंदा रखेगा, हर हालत में जिंदा रखेगा। उस वक्त तक तरसीलात भी आएंगी, वो आपको कर्जे भी दिलवाएगा, वो आपके कर्जे बढ़ते, रुपए वो गिराते जाएंगे, रुपए की कदर, तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो ये हमें मकरूज करके जगह ले जाना चाहते हैं जहां हमारे जौहरी प्रोग्राम को और हमारे दिफाई बजट को हमें कंप्रोमाइज करने पे मजबूर करें। अब जाहिर ये 5 साल में तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो उनको हमारी मदद की जरूरत है। अफगानिस्तान में भी आपको देखो खुशामद कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात कराएं, ये सब कुछ कराएं। तो वो तो तालिबान के साथ अमेरिका जो है तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब अशरफ गनी के खिलाफ रहे वो ताकि वो खाना जंगी हो। पहले वो अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे थे, आप देखिए 9/11 जब हुकूमत, ठीक है, तो वो तो वहाँ खाना जंगी करा के उसका नुकसान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और ईरान को देना चाहते हैं और भारत को। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त बजट के बाद जो सूरत हाल है, किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर खुलकर इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।